गर्मी में बहू का जुगाड़ू, ठंडा ससुराल। मई की कड़क दोपहर में पूरा गांव तंदूर की तरह तप रहा था। सालों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। रामदीन के कच्चे मकान की टूटी छप्पर और दरारों से धूप सीधे रसोई के बीचों बीच आ रही थी, जहां छोटी बहू सुनीता चूल्हे के सामने बैठी हुई धुएं और गर्मी से जूझ रही थी। अरे सुनीता, थोड़ा पीछे हट के बैठ बहन। ये चूल्हे की लपटें सीधे तेरे चेहरे पर आ रही हैं। वैसे ही गर्मी से दम घुट रहा है, ऊपर से ये धुआं तेरी आंखें फोड़ देगा। क्या करूं दीदी, सूखी लकड़ियां हैं, एक बार आग पकड़ती है तो सीधे मुंह पर ही आंच मारती है। चूल्हे की गर्मी अलग और छत के ऊपर के छेद से आती धूप अलग। मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे। और इस छत पर टंगे लोहे के पंखे को देख, चल भी रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जलती भट्टी में से हवा खींचकर मुंह पर फेंक रहा हो। हवा का तो पता नहीं, पर तपन पूरी दे रहा है। दीदी सच बताऊं तो मुझे अब चक्कर आ रहे हैं। आंखों के आगे अंधेरा सच आ रहा है। सुबह से पेट में पानी की एक घूंट तक नहीं गई, और इस चूल्हे के पास रहकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे आग के कुएं में धकेल रहा हो। इतनी गर्मी में आप कैसे खाना बना लेती हो रोज? अरे अरे तू जा, बैठ जा थोड़ी देर, पल्लू से हवा कर खुद को। तेरी तो अभी महीना भर पहले शादी हुई है। बेचारी इस नरक जैसी गर्मी में फंस गई आकर। मुझे तो सालों हो गए हैं ये सब करते हुए, अब तो आदत पड़ चुकी है। धीरे धीरे तुझे भी पड़ जाएगी। दीदी आप तो सालों से ये सब झेल रही है, पर मुझे समझ नहीं आता कि छत की दरारें और टूटी खरपैल, यहाँ से तो पूरी धूप सीधे कमरे के बीचों बीच गिर रही है। क्या करे छोटी, इस घर की तो किस्मत ही फूटी है। ना बारिश का नामो निशान है कई सालों से, और ना ही छत मरम्मत कराने के 2 रुपए हैं हमारे पास। तू तो एक ही दिन में घबरा गई है। आदत? नहीं, ऐसी तपन में जलने की आदत कैसे पड़ सकती है किसी को? अगर यूं ही सब सहते रहे तो कोई ना कोई बीमार पड़ जाएगा। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। हे भगवान, कैसी जिंदगी दी है तूने। आज तक जिंदगी में एक दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन सुकून से चैन की सांस ली हो। सुबह उठते ही सिर पर सूरज आ जाता है जो सोने नहीं देता, और पूरा दिन ये गर्मी में टिलटिलाता पंखा जिसकी वजह से नींद ही नहीं आती। दीदी माँ जी कमरे में अकेली ही बड़बड़ा रही है। बेचारी सुबह से चैन की सांस ही नहीं ले पाई है। रात भर नींद आती नहीं इस कमबख्त गर्मी में, और दिन में ये धूप सोने नहीं देती। अरे ओ कमला, ओ सुनीता, कहाँ मर गई दोनों की दोनों? कम से कम एक लोटा पानी तो ला कर दे दो, गले में तो जैसे कांटे उग गए हैं। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। दीदी मैं बाहर हैंडपंप से ताज़ा ठंडा पानी भर कर लाती हूँ आपकी और माँ जी के लिए। संभल कर जाना छोटी, बाहर तो अंगारे बरस रहे हैं। और हाँ, वो हैंडपंप का लोहे का हत्था भी तवे जैसे गर्म हो गया होगा धूप में। पल्लू लपेट कर चलाना। हाँ दीदी, ध्यान रखूंगी। सुनीता रसोई से निकलकर आंगन के रास्ते से बाहर जाती है और धूप में तपे हैंडपंप के हत्थे को जैसे ही छूती है, दर्द से चीख पड़ती। उफ, अरे मैया रे, ये तो लोहे का हत्था नहीं, उबलती कढ़ाई है। हाथ ही जल गया मेरा तो। नहीं सुनीता, रोने से काम नहीं चलेगा। माँ जी प्यासी है, पानी तो ले जाना ही पड़ेगा, चाहे हाथ जले या पैर। सुनीता अपनी साड़ी का पल्लू हत्थे पर कसकर लपेटती है और सूखी जमीन से आ रही तपन को सहते हुए बड़ी मुश्किल से पानी भरती है। फिर पानी का लोटा संभालकर भागते हुए अंदर आती है। माँ जी लीजिए, पानी पी लीजिए, अभी अभी हैंडपंप से ताज़ा भर कर लाए हैं आपके लिए। उफ, ये पानी है या उबलता हुआ तेल? गले के नीचे जाते ही छाती में जलन होने लगती है। माँ जी बाहर धूप इतनी कड़क है कि जमीन के अंदर का पानी भी गर्म हो रहा है, और बाहर तो हैंडपंप छूने से मेरे हाथ की चमड़ी छिल गई है। तो मैं क्या करूं, मर जाऊं इस गर्मी में? एक तो इस उम्र में हड्डियां दुखती हैं, ऊपर से इस घर में न चैन की नींद है, न पीने के लिए ठंडा पानी। पूरी जिंदगी हमारी इसी तपन में गल गई, और तू मुझे उबलता पानी पिला रही है। माँ जी हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम एक कूलर ले आते हैं, तो शायद थोड़ी ठंडी हवा हो जाती। क्या बोली, कूलर? अरे महारानी देख रही है, लाइट तो आती नहीं है यहाँ, कूलर कहाँ से चलेगा? और घर का खाने पीने का खर्चा तो बड़ी मुश्किल से चलता है, तुझे कूलर की पड़ी है। हमारी तो पूरी जिंदगी कट गई, और तुम्हें अभी से ही इतना नखरा सूझ रहा है। अरे छोटी तू शांत हो जा, माँ जी का गुस्सा और मत बढ़ा। माँ जी तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप परेशान मत होइए। तू भी इसे समझा ले कमला, शहर के चोचले यहाँ ना दिखाए। जा अपना काम कर रसोई में। माफ कीजिएगा दादी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। माँ जी का गुस्सा और चिड़चिड़ापन इस भयंकर गर्मी की वजह से है। अगर घर किसी तरह ठंडा हो जाए तो सब हंसने लगेंगे और कलेश खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। कड़क धूप में खेतों से फसल काट काट कर ससुर रामदीन और बड़ा बेटा रमेश घर की ओर लौट रहे थे। भूख और गर्मी से बिलबिलाते पुरुषों का गुस्सा साथ में आसमान पर था। अरे ओ कमला, कहाँ मर गई सबकी सब? जल्दी से खाना लगाओ और पानी लाओ। शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उबलता तेल डाल दिया हो।
अरे भाई रमेश, थोड़ा धीरज रखा कर। पानी बाद में मांगना, पहले जरा बैठने की जगह तो मिले। अंदर भी तो वैसे ही आग बरस रही है जैसे बाहर खेतों में बरस रही थी। आ गए तुम लोग? अरे रामदीन, सुरेश कहाँ रह गया? वो खेत से तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? सुरेश खेत पर ही रुका है, वो कटाई का सामान समेट रहा है। बोला कि माँ जी से कह देना मैं खाना नहीं यहीं ले आना, खेत में पेड़ की छांव में ही खा लूंगा। अरे माँ, घर में और खेतों में अंतर ही क्या है? अपना घर कौन सा खेतों से कम है? पूरा दिन सुबह 5 बजे से लेकर रात तक इसमें आग बरसती रहती है। कम से कम खेत में पेड़ की छांव तो है। यहाँ कच्चे मकान में तो ऐसा लगता है जैसे किसी तंदूर में बंद हो गए हों। अरे बेटा तू शांत हो जा। बहू, जरा सुरेश का खाना पैक करके दे दे, रमेश वहीं ले जाएगा उसके लिए। जी माँ जी, मैं अभी खाना पैक कर देती हूँ। और जेठ जी आप बैठिए, घाट पर मैं पानी लाती हूँ। सुनीता खाना पैक करके देती है और जेठ जी को ताज़ा पानी पिलाती है। फिर कमला गर्मा गर्म चूल्हे की सिकी रोटियां और सब्जी परोसती है। क्या गर्मा गर्म फूकता हुआ खाना? अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है और तुम लोग ये गरम गरम जलता हुआ खाना दे देती हो मुंह में। इससे तो अच्छा हम मर ही जाएं गर्मी की वजह से। इतनी गर्मी में 2 रोटी भी चैन की नसीब नहीं है। अरे रमेश, बहू पर क्यों बरस रहा है? गलती तो हमारे नसीब की है। अपने गांव की तो लगता है किसी की हाय लग गई है। 3 साल से बदरा ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। हाँ, और अब हम क्या कर सकते हैं? अभी अभी तो चूल्हे पर खाना बनाया है। घर में इतनी गर्मी है कि ठंडी हवा का नामो निशान नहीं है। अरे बेटा रहने दे, बहुएं भी तो परेशान है। वो भी तो दिन भर इस भट्टी जैसे घर में सारा काम करती रहती है। माँ, हम तो खेतों में तपे और यहाँ घर आके भी कोई चैन नहीं। नींद तो जाने कितने अरसे से पूरी नहीं हुई होगी। रमेश जैसे तैसे रोटियां खाकर सुरेश का खाना लेकर वापस खेत में चला जाता है। रामदीन खाट पर लेटे लेटे करहाते रहते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनीता रोज 1-2 रुपए बचाकर बाजार से एक नया मटका खरीद लाती है और उस पर फटी बोरी लपेट कर पानी भरकर रख देती है। दीदी देखिए, मैं रोज 1-2 रुपए बचाकर ये नया मटका ले आई हूँ। अब बार बार धूप में हैंडपंप चलाने नहीं जाना पड़ेगा और हाथ भी नहीं जलेंगे। इसमें पानी भरकर बोरी लपेट दी है, पानी एकदम ठंडा रहेगा। अरे वाह छोटी, तू तो बड़ी समझदार निकली। तभी अचानक थोड़ी देर के लिए बिजली आती है और टिलटिलाता पंखा चलने लगता है। मटके के पास बैठी सुनीता को एकदम से तरी महसूस होती है। जरा मटके के पास आकर बैठना। पंखा चला तो मटके की गीली बोरी की वजह से यहाँ कितनी ठंडक लग रही है। कितनी तरी है यहाँ पर। हाँ, मटके के पास तो थोड़ी ठंडक लगती है पगली। चल अब काम निपटाते हैं। सुनीता इस बात पर गौर करती है, फिर फिलहाल काम में लग जाती है। शाम को कपड़े धोने का वक्त होता है। घर के बाहर हैंडपंप के पास सुनीता और कमला सूती कपड़े धो रही हैं। धूप ढल रही है पर गर्म लू चल रही है। उफ, ये कपड़े धोते धोते भी पसीना नहीं सूख रहा। सुनीता जल्दी जल्दी निचोड़कर तार में डाल दे। दीदी, बाहर तार तो भरा पड़ा है, क्या मैं थोड़ी रस्सी घर के इस छोटे वाले जंगले के आर पार बांध दूं? सुखा दे, जंगले पर ही सुखा दे। सुनीता मोटे सूती कपड़ों को बिना अच्छी तरह निचोड़े पूरा गीला ही जंगले पर फैलाकर टांग देती है। अंदर जंगले के पास कमला खड़ी होती है। तभी बाहर से दोपहर की गर्म लू का तेज थपेड़ा आता है। अरे छोटी, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे किसी ने 1 मिनट के लिए मुंह पर कूलर चला दिया हो। अच्छा दीदी, सच में? अरे हाँ दीदी, बाहर से तो एकदम उबलती हुई गर्म हवा आ रही थी, पर इस गीले कपड़े से टकराकर जो हवा आ रही है वो तो कूलर जैसी बहुत ठंडी आ रही है। अरे हाँ, गीले कपड़े से टकराते तो ठंडी हवा हो गई है। दीदी, जब गर्म हवा इस गीले कपड़े के पानी से टकराती है तो हवा ठंडी हो जाती है, पर ये तो कुछ ही देर रहेगा। कपड़े सूखते ही ठंडक खत्म हो जाएगी। बात तो सही है, धूप में कपड़े तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, फिर वही गर्म हवा आने लगेगी। दीदी, अगर हम रोज खिड़की पर ऐसे गीले कपड़े डालें तो राहत मिलेगी, पर अगर हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें जो घंटों गीला रहे और पूरा घर ठंडा कर दे, ऐसा क्या होगा छोटी? चिड़िया का घोंसला, भूसा, मुल्तानी मिट्टी और बोरियां। दीदी, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा जुगाड़ आ रहा है जिससे हमारा पूरा घर ठंडा हो जाएगा। दीदी धीरे बोलिए, माँ जी सुन लेगी तो फिर डांटेगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा जुगाड़ आया है जिससे हमारा पूरा घर बर्फ जैसे ठंडा हो सकता है, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। बिना पैसे के ठंडा घर? सच में? बता क्या करना होगा? जैसा जैसा मैं आपको बताती जाऊंगी आप करती जाना, बस माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर हम कल दोपहर से ही अपना काम शुरू करते हैं। अगले 2-3 दिन तक कमला और सुनीता सारी तैयारियां करती हैं और 4 दिन बाद दोपहर के 1 बजे बाहर कड़क धूप है। घर के सभी लोग सो रहे हैं। देवरानी सुनीता और जेठानी कमला घर के पीछे वाले टूटे कमरे में तसले में चिकनी मिट्टी, गोबर, भूसा और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर गारा तैयार कर रही होती है।
अरे सुनीता, जरा धीरे धीरे मिट्टी मिला, तसले की खटपट से कहीं माँ जी की नींद ना खुल जाए। अगर उन्होंने दोपहर में हमें ये सब करते देख लिया तो पूरे गांव के सामने हमारा जुलूस निकाल देंगी। चिंता मत कीजिए दीदी, माँ जी और ससुर जी पंखे की घरघराहट में गहरी नींद में है। आप बस इसमें थोड़ा पानी और डालिए, गारा एकदम गाढ़ा और चिकना बनाना है। अरे बहुरिया, ये बात तो बताओ, खेतों में से जाकर ये तसला भर भर कर मिट्टी और भूसा लाते लाते मेरे तो हाथों में छाले पड़ गए हैं। 3-4 दिन से हम दोपहर में चोरी छिपे सामान ही तो ढो रहे हैं। ये गारा सच में छत की तपन को रोक पाएगा या हमारी मेहनत बेकार जाएगी? दीदी, आप तो जानती है कि भूसा और मुल्तानी मिट्टी कितनी ठंडी होती है। गोबर और चिकनी मिट्टी मिलाकर जब हम इसका मोटा लेप छत पर चढ़ा देंगे तो सूरज की सीधी धूप छत की खप्पर को तपा ही नहीं पाएगी। अरे वाह रे मेरी रानी, इतना सब सोच लिया तूने। पर एक बात बता, दोपहर के इस कड़ाके में छत पर चढ़ेगी कैसे? छत की खरपैल तो लोहे के तवे जैसे उबल रही होगी। थोड़ा हाथ पैर जलेगा दीदी, पर सह लेंगे। अगर आज ये लेप लग गया तो रोज रोज की इस नरक वाली गर्मी से हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। दोनों चोरी छिपे तसला उठाकर जंगले के सहारे छत पर चढ़ने की कोशिश करती हैं। छत सचमुच आग की तरह तप रही है। जैसे ही सुनीता छत पर हाथ रखती है उसका हाथ झुलस जाता है। उफ, अरे मेरी मैया, हाथ तो ऐसे जल रहे हैं जैसे किसी ने सीधे उबलते तेल में डाल दिए हो। नीचे उतर जा सुनीता, नीचे उतरा। बोली थी ना तुझसे हाथ पर छिल जाएंगे। वैसे भी हमारे पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं है। सुनीता दर्द से हाथ पीछे खींचती है, तभी उसका हाथ पास ही बने एक चिड़िया के घास फूस के घोंसले पर पड़ता है और वो हैरान रह जाती है। अरे दीदी, जरा यहाँ देखो तो सही। क्या हुआ छोटी, हाथ ज्यादा चल गया क्या? नहीं नहीं दीदी, छत तो तवे जैसी उबल रही है, पर इस चिड़िया के घास फूस वाले घोंसले में जरा भी गर्मी नहीं है, एकदम ठंडक है। तभी तो ये चिड़िया अपने बच्चों को लेकर आराम से यहाँ बैठी है। अरे हाँ, घास फूस में सचमुच तपन नहीं आ रही है। देखा दीदी, जब घास फूस चिड़िया के घोंसले को ठंडा रख सकती है तो हमारी मिट्टी और भूसा घर को क्यों नहीं ठंडा रखेगा? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है। आप बस तसला पकड़ती जाइए, मैं लेप लगाती हूँ। सुनीता पसीने से तरबतर होकर तपती धूप में अपने जलते हाथों से छत पर गोबर, मिट्टी और भूसे का मोटा मोटा लेप फैलाने लगती है। तभी नीचे से सास पार्वती देवी के खांसने की आवाज आती है। अरे ओ कमला, ओ सुनीता, कहाँ गायब हो जाती हो तुम दोनों दोपहर के कड़ाके में? घर में काम वाम छोड़कर कहाँ घूम रही हो? वो माँ जी, हम यही पीछे वाले कमरे में है, कपड़ों की सिलाई कर रहे थे। दोपहर में सो जाया करो महारानी, और धूप में घूमोगे तो बीमार पड़ोगे, फिर दवा का खर्चा कौन उठाएगा? चुपचाप अंदर जाओ। दीदी, आप नीचे जाकर मम्मी जी को बातों में उलझाओ, मैं 10 मिनट में पूरी छत पर लेप खत्म करके आती हूँ। संभल कर करना छोटी, तेरे तो हाथों की चमड़ी लाल हो गई है। कमला नीचे भागती है और सास को बातों में लगाती है। इधर सुनीता धूप के थपेड़ों के बीच जलते हाथों से पूरी छत पर गारे की मोटी परत बिछा देती है। दोपहर के 1-3 बज रहे थे। सूरज आसमान से अंगारे बरसा रहा था। तभी अचानक गांव के इकलौते हैंडपंप से पानी आना बंद हो गया। पानी की बाल्टी खाली देखकर पूरे गांव की औरतों में चीख पुकार और मारामारी मच गई। इधर रामदीन के घर में पानी न मिलने और गर्मी की उमस से सास पार्वती की तबीयत बिगड़ने लगी। अरे दैया, मेरी तो छाती में जलन हो रही है। रामदीन जी, जरा पानी देना, गला सूखा जा रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कलेजे में आग लग गई हो। अरे पार्वती, रुक मैं पानी लाता हूँ। अरे मटके में तो एक बूंद पानी नहीं है। अरे कमला, अरे सुनीता, अरे कहाँ मर गई तुम दोनों? जल्दी से पानी लाओ, तुम्हारी सास का दम घुट रहा है। ससुर जी, क्या हुआ माँ जी को? अरे मैया रे, माँ जी का शरीर तो बुखार से तवे जैसे तप रहा है। माँ जी, आंखें खोलो माँ जी। दीदी, पानी खत्म हो गया है क्या? मैं अभी बाहर हैंडपंप से लेकर आती हूँ। अरे बहू, बाहर कुएं और हैंडपंप पर तो गदर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ चिल्ला रही थी कि पूरे गांव का पानी सूख गया है, औरतों में लाठी डंडे चलने की नौबत आ गई है। चाहे कुछ भी हो जाए ससुर जी, माँ जी की तबीयत खराब है। मैं और कमला दीदी जाकर पानी लेकर आएंगे। दीदी, 2 बाल्टी उठाओ, अब हम जाते हैं। कड़क धूप में सुनीता और कमला बाल्टी और रस्सियां लेकर गांव के कुएं की तरफ भागती हैं। वहां 20 औरतें खाली बर्तन लिए एक दूसरे से झगड़ रही थीं। अरे हटो रे सबके सब, सुबह से 3 घंटे से खड़ी हूँ, एक लोटा पानी नहीं मिला। ये रामदीन की बहू कहाँ से बीच में घुसी आ रही हैं? शांति काकी, हमारी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, गर्मी के मारे उनका दम घुट रहा है। हमें बस आधी बाल्टी पानी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे कमला, तुम्हारी माँ जी का ही दम घुट रहा है क्या? यहाँ पूरे गांव के बच्चों का गला सूख के लकड़ी हो गया है, कुएं का पैंदा दिख रहा है, अब नीचे से मिट्टी निकल रही है। जाके अपने ससुर से कहो कि डॉक्टर मंगवाए। चाची मेरी बात सुनो, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो किसी को पानी नहीं मिलेगा,
कुएं में जितना पानी बचा है अगर हम धीरे धीरे रस्सी से खींचे और गंदा पानी छान ले तो सबकी बाल्टी भर सकती है। अरे नई नवेली बहू, तू हमें ज्ञान मत बांट। 3 साल से बारिश नहीं हुई, कुआं सूख गया है, अब क्या तेरी बातों से पानी बरसेगा? दीदी यहाँ बहस करने से वक्त बर्बाद होगा। गांव के उस पार जो पुराना सूखा कुआं है ना, वहाँ कल मैंने देखा था कि पेंदे में थोड़ा ताज़ा पानी रिस रहा है। चलो हम वहीं चलते हैं। अरे छोटी, वो तो 2 किलोमीटर दूर है। इस 45 डिग्री धूप में नंगे पाँव कच्ची सड़क पर जाएंगे तो पाँव के छिलके निकल जाएंगे। माँ जी के जीवन से बढ़कर पाँव की छाले नहीं हैं दीदी, चलो मेरे साथ। दोपहर के 2 बज रहे थे। सुनीता और कमला तपती कच्ची सड़क पर बाल्टी लेकर भाग रही थी। धूप इतनी तीखी थी कि उनकी साड़ियों के पल्लू पसीने से भीग चुके थे और पाँव के नीचे की रेत अंगारों जैसी जल रही थी। फिर भी दोनों पुरानी बावड़ी के पास पहुंच जाती हैं। उफ, अरे सुनीता, मेरे तो पाँव की चमड़ी जल गई रहे, अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। हिम्मत मत हारो दीदी, देखिए सामने उस पुरानी बावड़ी के पेंदे में कितना साफ और ठंडा पानी जमा है। यहाँ झुरमुट और पेड़ों की वजह से धूप सीधा पानी पर नहीं पड़ रही, इसलिए पानी अभी भी ठंडा है। अरे हाँ, यहाँ तो धूप सीधे नहीं आ रही है, इसलिए पानी उबल नहीं रहा। सुनीता ध्यान से रस्सी से बाल्टी नीचे लटकाती है और धीरे धीरे ठंडा ताज़ा पानी भरकर ऊपर खींचती है। बाल्टी भरते ही वो उसे अपने मटके में डाल देती है। दीदी देखिए, ये पानी कितना ठंडा है। अगर हम इस पानी को घर ले जाकर मटके में रखें और उस गीली बोरी में लपेट दें तो ये पानी दिन भर ठंडा रहेगा। छोटी, तू तो सच में भगवान का अवतार है। अगर आज तू ये सब हिम्मत नहीं दिखाती ना तो आज माँ जी बिना पानी के तड़प तड़प कर मर जाती। चलिए दीदी, जल्दी से घर चलते हैं। माँ जी को पानी पिलाना है और फिर इसी ठंडे पानी से अपने घर को ठंडा करने का वो बड़ा काम भी शुरू करना है। दोपहर के 3 बज रहे थे। देवरानी जेठानी पसीने से तरबतर होकर घर पहुंचती हैं। सुनीता तुरंत ठंडा पानी कपड़े में भिगोकर सास पार्वती के माथे पर रखती है और उन्हें 2 घूंट ठंडा पानी पिलाती है। अरे बहू, ये पानी कहाँ से लाई? ऐसा लगा जैसे गले में किसी ने जीवन डाल दिया हो। इतना ठंडा और मीठा पानी। माँ जी, ये आपकी छोटी बहू 2 किलोमीटर दूर कड़क जलते पांव भागकर बावड़ी से लाई है आपके लिए। गांव का हैंडपंप तो सूख गया था। अरे मेरी बहुरिया, तूने तो आज मेरी जान बचा ली। तेरे पांव तो धूप से पूरे लाल पड़ गए हैं। माँ जी, आप ठीक हो गई ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पर माँ जी, आज मुझे समझ आ गया कि इस गर्मी और तपन से अगर बचना है तो हमें अपने घर को ही ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पानी भी ठंडा रहे और हवा भी ठंडी रहे। हाँ बहू, आज तूने साबित कर दिया कि औरत चाहे तो टूटे घर को भी स्वर्ग बना सकती है। बोल बहू, तुझे घर ठंडा करने के लिए जो सामान चाहिए हम सब मिलकर करेंगे। बस ससुर जी, अब हम अपनी छत पर वो मिट्टी का लेप लगाएंगे, जंगलों पर बोरियां टांगेंगे और घर को ऐसा ठंडा बनाएंगे कि फिर कभी किसी को गर्मी से तड़पना ना पड़े। शाम के 5 बज चुके थे। छत पर बिछाया गया मिट्टी, गोबर और भूसे का लेप सूख चुका था। कमला दबे पांव कमरे में आई और जैसे ही कमरे के बीचों बीच खड़ी हुई वो दंग रह गई। छत से आने वाली भट्टी जैसी धूप और तपन बिल्कुल गायब थी। अरे अरे छोटी, जरा अंदर आकर देख तो सही। अरे मैया रे, ये क्या हो गया? क्या हुआ दीदी? माँ जी ने डांटा क्या? अरे डांट के बच्ची, इधर आ। कमरे के बीच में खड़ी होकर देख। छत से जो भट्टी जैसी धूप चनकर नीचे आ रही थी ना, वो एकदम बंद हो गई है। सिर के ऊपर से उबलती हवा गायब हो गई है। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि मिट्टी और भूसा धूप की तपन को सोख लेते हैं और नीचे गर्मी नहीं आने देते। अरे तो सच में जादूगर निकली। पर छोटी, एक बात तो बता, छत तो ठंडी हो गई पर बाहर से जो जंगले और दरवाजे से गर्म लू के थपेड़े आ रहे हैं, उसका क्या करेगी? दीदी, उसके लिए हमें कुछ फटी पुरानी टाट बोरियों की जरूरत पड़ेगी। क्या आप भैया से बोलकर किसी बहाने से बोरियां मंगवा लेंगी? हाँ, खेतों पर तो अनाज की बोरियां पड़ी ही रहती हैं। मैं शाम को आते ही उनसे कहूंगी कि बिछाने के लिए चाहिए। शाम को रमेश खेतों से पुरानी फटी बोरियां ले आते हैं। देवरानी जेठानी सुई धागे से बोरियों को सिलकर उनके अंदर सूखी घास भरती हैं और खिड़कियों दरवाजों पर पर्दे की तरह लटकाकर पानी छिड़क देती हैं। अरे सुनीता, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। 2 बोरियों को जोड़कर अंदर से ये सूखी घास बिछाकर हम पानी इसमें छिड़केंगे तो क्या सच में ये ठंडी हवा आएगी? हाँ दीदी, कपड़े तो 10 मिनट में सूख जाते थे, पर ये बोरी और घास पानी को लंबे समय तक रोक कर रखेगी। बाहर की गर्म लू जब इससे टकराएगी तो अंदर एकदम ठंडी हवा आएगी। दोनों मिलकर जंगले और दरवाजे पर घास भरी बोरियां लटका देती हैं और बाल्टी से ठंडा पानी छिड़क देती हैं। अगले दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। बाहर भयानक धूप और लू है, पर घर के अंदर छाया और ठंडक है। सास ससुर घाट पर लेटे लेटे गहरी नींद में सो जाते हैं। शाम 5 बजे उनकी आंख खुलती है। अरे पार्वती, उठ, जरा देख तो सही, घड़ी में कितना बज गया। अरे राम रे, 5 बज गए। अरे मैया, हम दोपहर में सोए थे और सीधा शाम को आँख खुल रही है। ऐसा तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ।
अरे पार्वती जरा गौर तो कर, आज कमरे में वो भट्टी जैसी जलन क्यों नहीं लग रही है, और ये माथे पर पसीना भी नहीं आ रहा। हाँ जी, छत से भी धूप की तपन नहीं आ रही है और इन जंगलों में से तो ऐसी एक ठंडी हवा आ रही है जैसे किसी ने ताज़ा पानी छिड़क दिया हो। ऐसा लग रहा है जिंदगी में पहली बार चैन और सुकून की नींद मिली हो। अरे कमला और सुनीता, क्या हो माँ जी, सब ठीक तो है ना? अरे बहू, आज ये घर में इतना जादू कैसे हो गया? हम दोपहर में ऐसे सोए जैसे बरसों की थकान मिट गई हो। ये जंगलों पर टाट बोरियां क्यों लटकी है? माँ जी, वो मैंने छत पर मिट्टी भूसे का लेप कर दिया था ताकि धूप ना अंदर आए, और इन बोरियों में घास भरकर लटका दी थी। बाहर से जो गर्म हवा आ रही थी वो ठंडी होकर अंदर आ रही है। अरे वाह बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम हमारी जिंदगी में इस गर्मी से थोड़ी शांति तो मिली। तभी पड़ोसन शांति काकी घर के अंदर आती है और कमरे में कदम रखते ही दंग रह जाती है। अरे पार्वती बहन, ये तुमने घर के बाहर बोरियां क्यों लटका रखी है? और ये तुम्हारा घर तो बड़ा ठंडा लग रहा है, यहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। अरे शांति, ये मेरी छोटी बहू का कमाल है। धूप की वजह से बहू के तो हाथ भी जल गए, पर उसने बिना 1 रुपया खर्च किए घर को ठंडा बना दिया। अच्छा, तुम्हारी बहू तो बड़ी जुगाड़ू है। भगवान ऐसी बहू सबको। गर्मी की वजह से तो पूरा गांव परेशान है, ऐसे इस गांव को कोई श्राप लगा हो। बहुरिया, हमारे घर के लिए भी कुछ कर देना। हाँ हाँ काकी, पहले हम अपने घर का बाकी काम पूरा कर ले, फिर आपकी भी जरूर मदद करेंगे। धूप ढल चुकी थी। देवरानी जिठानी अब टूटे मटकों, खपड़ों, कूलर और खाट के नए जुगाड़ में लगी है। शाम के 6 बजे सुनीता अपनी सास पार्वती के साथ गांव के कुम्हार के यहाँ से टूटे फूटे मटके, खापड़े और आधे कटे हुए घड़े अपने पल्लू में भरकर मुफ्त में घर ले आई थी। घर के आंगन में आते ही कमला हैरानी से उन्हें देखने लगती है। अरे सुनीता और माँ जी, ये क्या उठा लाई आप दोनों? कुम्हार के यहाँ से ही कबाड़ और टूटे फूटे मटके, खपड़े ये क्यों ढोकर आए हो? अरे कमला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तेरी छोटी देवरानी मुझे कुम्हार के पास घसीट कर ले गई। बोल रही थी कि माँ जी चलो, एक भी पैसा नहीं लगेगा और घर का फर्श भी ठंडा हो जाएगा। दीदी, आप तो जानती है ना कि मिट्टी का मटका पानी को कितना ठंडा रखता है। दोपहर में जो हमारा कच्चा फर्श तवे जैसे तपता रहता है ना, और रात को सोगे तो पीठ झुलसती है, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा इलाज है। वो कैसे छोटी, जरा मुझे समझा तो। दीदी, हम फर्श की मिट्टी पर पहले इन टूटे कपड़ों और मटकों के टुकड़ों को बिछा देंगे, उनके ऊपर थोड़ी सूखी घास डालेंगे और फिर फटी बोरियों की परत बिछाकर ऊपर से ठंडा पानी छिड़क देंगे। जब बोरियां और कपड़े पानी सोख लेंगे तो जमीन की अंदरूनी गर्मी बिल्कुल बाहर ही नहीं जा पाएगी। अरे वारी मेरी रानी, मतलब नीचे की तब नीचे ही दब जाएगी। पर एक बात बता, दोपहर से जो हमारी पकाई हुई दाल और सब्जी गर्म के मारे खट्टी होकर सड़ जाती है, उसका क्या करेंगे? उसके लिए भी उपाय है दीदी। ये जो आधा टूटा बड़ा मटका है ना, हम इसे कोने में मिट्टी में थोड़ा सा गाड़ देंगे। इसके अंदर खाने के बर्तन रखेंगे और ऊपर से गीली बोरी लपेटकर पानी की छींटे मारेंगे। हमारा खाना रात तक ऐसे ही ठंडा और ताज़ा रहेगा जैसे किसी अमीर के घर के फ्रिज में रखा हो। अरे बारी, मेरी देवरानी जिठानी की जोड़ी, बिना 1 रुपया खर्च किए तूने तो पूरे घर को राजा महाराजा का महल बनाने की ठान ली है। जा कमला, जरा बाल्टी से पानी ले आ। हम तीनों मिलकर अभी फर्श पर बोरियां और कपड़े बिछा देते हैं। हाँ माँ जी, मैं अभी पानी लाती हूँ। छोटी, तो कपड़ों को जमीन पर समतल करके बिछाना शुरू कर दे। तीनों मिलकर फर्श पर खपड़े, सूखी घास और बोरियां बिछाती हैं और बाल्टी से ठंडा पानी छिड़कती हैं। देखते ही देखते कच्चे फर्श का तपन गायब हो जाती है। शाम को खेत से आकर घर के मर्द भी सुकून की रोटी खाते हैं, लेकिन अभी भी अपने ठंडे ससुराल को बनाने की जद्दोजहद बाकी थी। इसीलिए अगले दिन सुनीता घर के पिछले टूटे कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसकी नज़र कोने में पड़े एक पुराने कबाड़, खटारा, कूलर पर पड़ती है, जिसकी जाली टूट चुकी थी और लोहे की बॉडी गल चुकी थी। पास ही एक पुराना नीला प्लास्टिक का ड्रम और टूटी सोलर प्लेट रखी थी। दीदी, ओ कमला दीदी, जरा पीछे वाले कमरे में तो आओ। देखना यहाँ क्या पड़ा है। क्या हुआ छोटी, क्यों चिल्ला रही है? दीदी, पुराना खटारा कूलर किसका है? और ये नीला प्लास्टिक का ड्रम? अरे ये तो 5 साल पहले मेरे जेठ जी शहर से लाए थे। 2 महीने चला और फिर जल गया। पंखी और मोटर तो ठीक है, पर इसकी लोहे की बॉडी जल गई और जाली टूट भी गई है। तब से ये कबाड़ में पड़ा है। दीदी, पंखी और मोटर ठीक तो है ना? तो समझो हमारा काम हो गया। हम इस नीले ड्रम को काटकर कूलर की नई बॉडी बनाएंगे। ड्रम के 3 तरफ गोल छेद करके उसमें वही सूखा घास और बोरी की जाली लगा देंगे। अरे पगली, कूलर की बॉडी तो बना लेंगे, पर इसे चलाएगी कैसे? गांव में बिजली का तो नामो निशान नहीं है। दिन भर में 2 घंटे बिजली नहीं रुकती। दीदी, वो जो छत के कोने में पुरानी सोलर प्लेट पड़ी है ना, जिसे ससुर जी कचरा समझकर भूल गए हैं, कड़क धूप में वो सोलर प्लेट पूरी बिजली बनाएगी। हम कूलर के तार सीधे सोलर प्लेट से जोड़ देंगे। जितनी कड़क धूप होगी, कूलर उतना ही तेज ठंडी हवा फेंकेगा। अरे मैया रे मैया, धूप से ही ठंडक का जुगाड़। तो सच में भगवान का रूप बनकर आई है इस घर में। चल जल्दी से चाकू और सुतली ला, आज तो इस कूलर का चमका ही देते हैं।
दोनों देवरानी जेठानी कड़ी मेहनत करके ड्रम काट कर कूलर की नई बॉडी बनाती हैं। उसमें घास और बोरी की जाली लगाती हैं और तार को छत पर रखी सोलर प्लेट से जोड़ देती हैं। जैसे कड़क धूप सोलर प्लेट पर पड़ती है, कूलर का पंखा तेजी से घूमने लगता है और कमरे में बर्फ जैसी ठंडी फुहारें फेंकने लगता है। देखा दीदी, बिना बिजली बिना खर्चे का कूलर तैयार हो गया। क्यों ना हम जुगाड़ के पौधे भी लगा ले और ज्यादा ठंडक हो जाएगी। अरे छोटी, इसमें तो एकदम शिमला जैसी हवा आ रही है और तेरे जुगाड़ ने तो कमाल कर दिया। दोनों बहू इसी तरह पौधे भी लगा लेती हैं। अब शाम के 6 बज रहे थे। खेतों में मजदूरी करके ससुर रामदीन और दोनों बेटे रमेश और सुरेश घर लौटते हैं। कड़क धूप में काम करके उनके बदन की चमड़ी लाल पड़ चुकी थी। वो थके हारे और गुस्से में बाहर चबूतरे पर ही बैठ जाते हैं। उफ, आज तो खेतों में ऐसी धूप थी कि लग रहा था जान ही निकल जाएगी। घर के अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अंदर तो और भी भट्टी में जलना पड़ेगा। सही कह रहा है सुरेश, दिन भर धूप में मरो और घर आओ तो उबलते कमरे में सोने को मिले। आदमी जिए तो कैसे जिए। अरे बेवकूफो, बाहर बैठकर क्यों रो रहे हो? जरा अंदर आकर कदम तो रखो। आज तुम्हारा घर वो पुराना गर्म घर नहीं रहा। अरे अरे ये क्या? अरे कमला, ये घर में इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? माथे का पसीना तो अंदर आते ही सूख गया। अरे सुनीता, ये फर्श पर पांव रखते ही इतनी तरी कैसे लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ठंडी नदी के किनारे आ गए हो। और ये खाट पर बैठो तो लगता है बर्फ पर बैठ गए। ये एसी लगा दिया है। कोई नया कूलर या एसी नहीं खरीदा है रे बेटा। ये तेरी छोटी बहू सुनीता और बड़ी बहू कमला की मेहनत का फल है। इन्होंने मिट्टी, भूसे, बोरी, टूटे मटकों और कबाड़ के कूलर से ऐसा जुगाड़ बैठाया है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है और बिजली का बिल भी 0 है। सुनीता बहू, उस दिन मैंने गर्मी के मारे बहुत कड़वी बातें बोल दी थी। मुझे माफ कर देना। आज तेरी इस समझदारी और मेहनत ने हम सबको इस नरक जैसी गर्मी से बचा लिया। जेठ जी, माफी मत मांगिए। गर्मी में सब परेशान थे, पर अब हमारा परिवार चैन से खाना खा पाएगा और सुकून की नींद सोएगा। घर की ठंडक और बहुओं के इस देसी कूलर वाले जुगाड़ की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शाम होते होते गांव के सरपंच और आस पड़ोस की तमाम औरतें रामदीन के घर के बाहर जमा हो गईं। पार्वती बहन, ओ पार्वती बहन, जरा बाहर तो आओ। पूरे गांव में चर्चा फैल गई है कि तुम्हारी बहू ने ऐसा जुगाड़ किया है कि तुम्हारा कच्चा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। रामदीन भाई, सच में यहाँ तो जरा भी गर्मी नहीं लग रही है। बाहर तो 45 डिग्री में लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं और तुम्हारी घर में तो कुएं जैसी ठंडक है। बहुरिया, पूरे गांव के लोग इस तपती धूप में बिलबिला रहे हैं। क्या तुम गांव की बाकी औरतों को भी यह तरीका सिखा दोगी? अरे बहुरिया, हमारे बच्चे रात भर गर्मी के मारे रोते रहते हैं। कच्ची दीवारें तपती है। हमारी दरिद्रता और गर्मी भी दूर कर दे बेटी। हमें भी तरीका सिखा दे। चाची, काकी, इसमें कोई जादू या पैसे का कोई खेल नहीं है। मिट्टी, गोबर, भूसा और फटी बोरियां तो हम सब गरीबों के घर में मुफ्त में मिल जाती है। हाँ हाँ काकी, अगर हम सब मिलकर अपनी अपनी छतों पर गोबर मिट्टी का मोटा लेप लगा ले, खिड़कियों पर घास भरी बोरियां लटका दे और टूटे मटकों में खाना रखे, तो किसी भी गरीब का घर गर्म नहीं रहेगा। वाह बहुरिया वाह, तूने तो सिर्फ अपना घर नहीं बनाया बल्कि पूरे गांव का भला कर दिया। कल सुबह से ही पूरे गांव की औरतें और पुरुष मिलकर अपने अपने घरों में यही जुगाड़ करेंगे। वारी हमारी जुगाड़ू बहू, तूने तो इस गरीब ससुराल की काया ही पलट दी। अब तो इस गांव का नाम नरक गांव से बदलकर ठंडा गांव रखना पड़ेगा। हाँ, अब से हमारा गांव ठंडा गांव कहलाएगा। हाँ, अब यह हमारा गांव ठंडा गांव कहलाएगा। सभी घर वाले और गांव के लोग हंस पड़ते हैं। धूप से झुलसते गरीब परिवार के घर में अब खुशी, सुकून और ठंडक का माहौल छा जाता है।